राधे राधे। मैं हर्षंत शर्मा, मैं जितेंद्र शर्मा। कृष्णम प्रोडक्शन की तरफ से प्रस्तुत करते हैं विक्रम बेताल की कहानी अधिकार। तो सुनो राजा विक्रमादित्य। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। मगध देश की राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी और जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा वो गुणवान थी। क्या बात। भाई उसके युवा होने भर की देर थी कि दूर दूर से बड़े बड़े राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे, किंतु राजकुमारी सभी को ही अस्वीकार कर देती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। राजकुमारी की माँ को चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी हर रिश्ते को ठुकरा रही है, आखिर बात क्या है। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी से पूछ ही लिया, अच्छा बेटी तुम सभी रिश्तों को ठुकरा रही हो, आखिर क्या कारण है? क्या तुम्हें उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं? नहीं माँ, इनमें से कोई भी मेरे योग्य नहीं। बेटी मगर तुम्हारी योग्यता का मापदंड क्या है? जो राजकुमार शक्तिशाली हो, अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, मैं उसी को चुनूंगी और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। बेटा ये सब एक से बढ़कर एक राजकुमार है। सबके सब बेकार है माँ। बेटी तो तुम इनकी परीक्षा ले लो। अब बिना परीक्षा लिए किसी नतीजे पर पहुंचना तो गलत है। पहले परीक्षा लो फिर निर्णय ले लो। तब राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, ठीक है माँ, यदि आगे से कोई राजकुमार आएगा तो मैं उसकी परीक्षा अवश्य लूंगी। कुछ समय पश्चात एक राजकुमार का प्रस्ताव आया। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हें ऐसी क्या विशेषता है जो तुम उससे विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने बताया, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस संसार में किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान ठीक ठीक बता सकता हूँ। आप अतिथि गृह में विश्राम करें। फिर एक और राजकुमार का प्रस्ताव आया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने उससे भी वही सवाल पूछा। उस राजकुमार ने बताया कि मेरे पास एक स्वनिर्मित रथ है जो इस संसार में धरती, आकाश, पहाड़ और समुद्र में कहीं भी चल सकता है। अच्छा। और उस रथ की गति का सामना कोई नहीं कर सकता। आप भी अतिथि गृह में विश्राम करें। उसके बाद एक और राजकुमार आया। अच्छा। राजकुमारी ने उससे भी वही प्रश्न किया तो उसने कहा, मैं तलवार का धनी हूँ, क्या मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमारी ने उससे भी यही कहा कि आप भी अतिथि गृह में विश्राम करें, मैं नियत तिथि पर तुम सबको अपना जवाब दूंगा। फिर एक दिन महीने का दिन भी आ गया। अच्छा। राजकुमार बन ठनकर सभा में पहुंच गए। सभी सभासद भी आ गए, लेकिन राजकुमारी नहीं आई। भाई राजमाता ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया, राजकुमारी अभी तक नहीं आई। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी तो अपने कक्ष में है ही नहीं। क्या? हाँ। और ये सुनते ही पूरे राज दरबार में खलबली मच गई। राजमाता के आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमारी का कहीं ना पता चला। राजकुमारी आखिर गई तो कहां गई? और फिर राजमाता को याद आया कि राजकुमार ने बताया था कि वो त्रिकालदर्शी है। तो राजमाता ने पूछा, राजकुमार क्या अपनी विद्या का प्रयोग करके तुम बता सकते हो इस वक्त राजकुमारी कहां होगी? राजकुमार ने कहा, जी राजमाता, मैं बिल्कुल बता सकता हूं। अब त्रिकालदर्शी राजकुमार जिसका नाम वीरेंद्र था, उसने ठीक हिसाब किताब लगाकर बताया कि एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे अगवा करके अपने महल में ले गया। अच्छा। और उसका महल अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित है। उसने महल का और मार्ग का नक्शा भी बनाकर दे दिया। और फिर रथी ने अपना रथ निकाला, तलवारबाज ने अपनी तलवार, और फिर तीनों ही राजमाता की आज्ञा लेकर राक्षस के महल के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो राक्षस के महल के सामने थे। त्रिकालदर्शी वीरेंद्र सिंह ने बताया, वो राक्षस के कक्ष में राजकुमारी को यातनाएं दे रहा है। और त्रिकालदर्शी ने यह भी बताया कि उसका वध राजकुमार धनंजय द्वारा होगा। फिर वे तीनों राक्षस का वध करके राजकुमारी को उसके चंगुल से मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। इस समय कोई देवी शक्ति ही उनकी मदद कर रही थी। राजकुमार धनंजय की तलवार के सामने वो राक्षस एक पल भी न ठहर सका, और उसके मरते ही उसका माया जाल भी समाप्त हो गया। उसके महल, किले आदि सब ढह गए। अब तीनों ही राजकुमारी के साथ एक जंगल में खड़े थे। और फिर वे तीनों राजकुमारी को लेकर वापस आ गए। अब राजकुमारी के वापस लौटते ही महल में खुशियां छाए हैं। सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारों की भी प्रशंसा होने लगी।
और राजा रानी ने भी राजकुमारों का धन्यवाद किया। लेकिन फिर एक बार सभा बैठी और तीनों ही राजकुमार राजकुमारी चंद्रलेखा पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। तीनों के अपने अपने तर्क थे। त्रिकालदर्शी राजकुमार वीरेंद्र का कहना था कि यदि मैं अपना गणित लगाकर राजकुमारी का पता नहीं लगाता तो ये राजकुमार उदयवीर और धनंजय लाख अपना सिर पटक लेते, राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। और रथी का कहना था कि यदि मेरा रथ ना होता तो वहां तक कैसे भी ना पहुंचा जाता, फिर क्या करते? राजकुमार धनंजय का कहना कुछ अलग था। उसका कहना था कि राजकुमारी को कैसे भी ढूंढा जा सकता। अच्छा। और उस तक पहुंचना भी असंभव नहीं था। यदि कुछ असंभव था तो उस राक्षस का वध करके उसके चंगुल से राजकुमारी को मुक्त कराना, क्योंकि तुम दोनों राजकुमार के नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा का है। क्योंकि ये काम मैंने किया है, इसलिए राजकुमारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। अब बोलो राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी पर किसका अधिकार होगा? त्रिकालदर्शी का, रथी का या तलवारबाज का? बोलो राजन, यदि तुमने जानते बूझते इस प्रश्न का उत्तर ना दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर विक्रमादित्य बोला, तो सुनो बेटा, मेरे मत के अनुसार राजकुमार धनंजय का ही राजकुमारी पर अधिकार है। जो शक्तिशाली होता है उसी का अधिकार होता है। राजकुमार धनंजय ने राक्षस वध करके राजकुमारी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। राजकुमारी को ढूंढना कोई असंभव काम नहीं था। वो 2-4 दिन में पता लग ही जाता, और एक बार पता लग जाता तो राजकुमारी तक पहुंचना कोई असंभव काम तो था नहीं। बड़ी बात थी राक्षस का वध करके उसके चंगुल से राजकुमारी को मुक्त कराना। चूंकि ये काम राजकुमार धनंजय ने किया है, इसलिए राजकुमारी पर राजकुमार धनंजय का पूरा अधिकार है। समझे बेताल? बेताल? विक्रम, तू बोला, फिर से बोला, मेरे मना करने के बाद भी बोला, इसलिए मैं चला राजा विक्रम, मैं चला।